सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अप्रैल को। तो याद रखना, हर साल 5 अप्रैल को भारत में नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल ये इसका 59वां 59th नंबर का एडिशन है, संस्करण है। और इसकी थीम क्या है? कोविड-19 से परे सतत शिपिंग, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। ये जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ये पहली बार 1964 में मनाया गया था। इस दिन को वरुण नाम का एक पुरस्कार भी है जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। अच्छा, ये तो हो गया देखो नेशनल मैरीटाइम डे। एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है, वो हम सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। और 5 अप्रैल को हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में भी मनाते हैं। तो अभी तक अप्रैल में हमने कौन कौन से डे मनाए? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया। 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी मनाया। और फिर 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था। तो अप्रैल के ये 3-4 डे अभी तक हमने पढ़ लिए, इनको ध्यान रखना, साथ के साथ बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया है? तो आंसर हुआ डॉक्टर इयान फ्राई को। तो अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। ये डॉक्टर इयान फ्राई को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। उनके पास तुवालू और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों की नागरिकता है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ नाटो के महासचिव कौन है? तो आंसर होगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग। वैसे नाटो तो भी काफ़ी चर्चा में भी रहा था, और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज़ में था, क्योंकि इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और अगर आपसे पूछे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बनने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए? तो आंसर हो जाएगा आपका गिलबर्ट होंगबो। और मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ बने थे हिसाशी टेकुची, ये जापान के हैं। ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछ लूँ। एमके स्टालिन की बायोग्राफी अभी आई है, उसका नाम बताओ। बाकी मैं तो बताऊंगा ही सही। तो अभी इन्होंने ही कावल उथवी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसमें 60 विशेषताएं हैं जो किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में मदद करेगी। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल पुलिस कंट्रोल रूम को इमरजेंसी अलर्ट भेजने के लिए किया जाता है ताकि किसी भी संकट के समय तत्काल सहायता प्राप्त की जा सके। तमिलनाडु की बात है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल इसकी चेन्नई है, यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिल जाएगा। और आपको याद है फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 में ये कहाँ पे होगा? भारत में। भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में होगा। और मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इनकी पार्टी का नाम है। और इनकी आत्मकथा वो है उंगलिंग ओरुवन। यहाँ के गवर्नर कौन है? RN रवि हैं। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। अभी तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? 38 नंबर का मयिलादुथुराई बना था। मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे मदुरै में स्थित है। और ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी अभी यहीं पे हुआ था, तमिलनाडु के थुथुकुडी में। उसके अलावा नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। डुगोंग जिसको आप सी काऊ बोलते हो। अच्छा, भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम यानी कि खाद्य सुरक्षा संग्रहालय ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु के तंजावुर में। और तंजावुर में ही आपको वृद्धेश्वर मंदिर भी मिलता है। और अभी तमिलनाडु के चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की गई थी। अभी मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे? मुनीश्वर नाथ भंडारी बने थे। तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, क्योंकि इसको अभी TX2 अवार्ड मिला था। और अभी तमिलनाडु सरकार ने समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन भी किया था। उसके अलावा अभी तमिलनाडु में जो काजू वैली वेटलैंड है उसे 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को तमिलनाडु ने ही जीता था कर्नाटक को हरा करके। और यहाँ का क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम।
अच्छा बताओ, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है जिसे रशिया की सहायता से बनाया गया था? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा श्रावस्ती। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए 4 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। और आपको बता दूं, राज्य में श्रावस्ती जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। तो आपको बता दूं, इस राज्य में होगा क्या, जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाएंगे और पूछेंगे कि क्या कोई बच्चा है जो स्कूल जाने से वंचित रह गया है। अगर ऐसा है तो उस बच्चे का स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। तो ये है स्कूल चलो अभियान। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल इसकी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। और यहीं पे आपको सिडबी का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पे खोली गई? लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर है? तो आंसर होगा लखनऊ में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अभी फिर से बन गई है और इनके ऊपर अभी एक बुक भी लिखी गई है। बुक का नाम है द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, जिसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था सब्जियों के उत्पादन में टॉप स्टेट कौन सा रहा? तो आंसर होगा यूपी। और फलों में तो आंध्र प्रदेश है ही सही। और अभी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में भी टॉप पे रहा था यूपी। और सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में भी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर टॉप पे था। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि नॉइस पोल्यूशन के मामले में कौन टॉप पर है। तो उसमें तो टॉप पे बांग्लादेश की कैपिटल ढाका थी। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद था। अच्छा ये बताओ, रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा वाराणसी। और देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहाँ पे लॉन्च की गई? गाजियाबाद में। गाजियाबाद ये पहला ग्रीन बॉन्ड जारी भी किया था इसने। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनेगी। याद रखना, उसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। और मेरठ में ही देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी बनेगा। अच्छा, वैसे उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और अभी 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को जीता था उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा के, जो हुआ था तमिलनाडु में। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब्स स्थापित शुरू करने की योजना शुरू की है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की हॉबीज़ को बढ़ावा देने के लिए हॉबी हब्स खोले जाएंगे। तो इस मुहिम के तहत बच्चों की हॉबीज़ को विशेष महत्व देते हुए उन्हें पढ़ाई के साथ ही अपनी रुचियों पर भी काम करने का मौका मिलेगा। तो इसके तहत जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गए, थिएटर हो गए, क्राफ्ट्स जैसे बहुत से क्षेत्रों में छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अभी आपको याद होगा, दिल्ली सरकार ने ई ऑटो पंजीकरण और खरीद के लिए ईवी पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसके अलावा दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना भी शुरू की, जिसमें मुफ्त में कोचिंग देंगे। ये पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 ये भी आयोजित किया गया था दिल्ली में ही। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा दिल्ली में। अभी दिल्ली पुलिस ने उन्नति नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और दिल्ली गवर्नमेंट ने देश के मेट्रो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। और देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ पे लगा? दिल्ली में। और सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफिकेशन टावर लगा था चंडीगढ़ में। उसके अलावा बताओ, भारतीय रेलवे कहाँ पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज दिल्ली में। और अभी स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस यानी कि स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस जारी करने वाली देश की पहली पुलिस बनी थी दिल्ली पुलिस। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रो कबड्डी लीग 2022 जो इसका 8वां संस्करण था वो किसने जीता? दबंग दिल्ली ने। किसको हरा के? पटना पायरेट्स को हरा करके। तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसे विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा को। तो अभी नेपाल में भारत के राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा, जिनको नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो किसकी जगह लेंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला की। बाकी विश्वास पटेल ये भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष बने, यानी कि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। और डॉक्टर एस राजू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। सुमंत सिन्हा एसोचेम के नए अध्यक्ष बने। और
हमारे विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किसे शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया है? तो आंसर होगा अरुणाभा घोष। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो हैं एंटोनियो गुतेरस, उन्होंने अरुणाभा घोष को, जो कि एक भारतीय हैं, और उन्हें अभी गैर राज्य संस्थाओं की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा मुझे तो ये बताओ, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा मुंबई, और लक्ष्य है 2050 का। वैसे भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य है 2047 का, और भारत का शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 का। बाकी देबाशीष मित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। इरडाई के अध्यक्ष कौन बने थे? वो थे देबाशीष पांडा। तो दोनों मिलते जुलते नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट हैं टी राजा कुमार। याद रहेगा ना ये? बढ़ते आगे। अच्छा चलिए बताइए कि टाटा समूह किस नाम से अपना सुपर एप्लीकेशन लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा न्यू, टाटा न्यू। कब करेगा? कल, यानी कि 7 अप्रैल को टाटा ग्रुप अपने एक सुपर एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा जिसका नाम रखा है न्यू, NEU न्यू। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और टाटा ग्रुप का मुख्य लक्ष्य क्या है इसको लॉन्च करने का? अपने डिजिटल डिवीज़न का विस्तार करना, उसे बढ़ाना, ताकि जो अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या रिलायंस ग्रुप का जियो मार्ट हो गया, ये उसके साथ कंपटीशन करेगा। अच्छा आप ये बताइए, सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची आई थी, उसमें टॉप पर कौन थे? जमशेदजी टाटा थे। और रतन टाटा को अभी किस राज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया? असम ने, जिसको कहते हैं असम वैभव। और आप जानते हो 2022 और 2023 के जो IPL हैं उसका टाइटल स्पॉन्सर बन चुका है टाटा ग्रुप। अच्छा वैसे रतन टाटा जी की जीवनी आने वाली बायोग्राफी, जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, जिसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। उसके अलावा हमने पढ़ा था CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया टाटा स्टील ने। टाटा स्टील के CEO कौन है? TV नरेंद्रन हैं, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी हैं। बाकी आपके टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन, ये भी एयर इंडिया के भी चेयरमैन बन गए हैं। और अभी TCS के फिर से MD CEO कौन बन गए? राजेश गोपीनाथन बन गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए रिलेटेड टू टाटा, जो भी न्यूज़ में थे, इनको याद रखना। पढ़ते हैं तो आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य ने 13 नए जिलों का निर्माण किया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है, जिसके बाद अब आंध्र प्रदेश में टोटल कितने जिले हो गए? 26 जिले हो गए। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री आपने कहा जगन मोहन रेड्डी हैं, और इन्हीं को अभी स्कॉच CM ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। यहाँ के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, उनको कलिंग रत्न पुरस्कार मिला था। अच्छा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, ये भी आंध्र प्रदेश है। देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन बना आंध्र प्रदेश में ही। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश में ही। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन यह आंध्र प्रदेश से ही रवाना हुई थी। और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ आंध्र प्रदेश में ही। और भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क, ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में ही। और लेपाक्षी मंदिर आपको कहाँ पे मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर नंदी भगवान की प्रतिमा है। उसके अलावा हमने पढ़ा था भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए अभी आंध्र प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था। और हमारी नौसेना ने मिलन एक्सरसाइज का आयोजन किया था अभी फरवरी में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। अच्छा बताओ, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप पे कौन था? आंध्र प्रदेश टॉप पे था। और फलों के उत्पादन में टॉप स्टेट बना हुआ है आंध्र प्रदेश ही। ध्यान रखना ये सब। पढ़ते आगे। फिर बताइए 2022 तक संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा HDFC बैंक। तो अभी HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड ने अभी हाल ही में दोनों संस्थाओं ने आपस में मर्ज होने की घोषणा कर दी है। तो HDFC बैंक संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है, जिसका मार्केट कैप बाजार पूंजीकरण कितना हो गया है? 8.35 ट्रिलियन रुपए। HDFC लिमिटेड ये भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अच्छा HDFC बैंक की बात करते हैं। स्थापना होती है 1994 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है।
इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? शशिधर जगदीशन है। इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बाकी पंजाब नेशनल बैंक के अभी एमडी सीईओ बने थे अतुल कुमार गोयल। और एक्सिस बैंक की बात करें तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित करने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना था ये। फेडरल बैंक अभी महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना इसने शुरू की थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता रिचर्ड हॉवर्ड का निधन हो गया। वे किस देश के थे? अमेरिका। तो पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कवि थे ये रिचर्ड हॉवर्ड, जिनका भी 92 ईयर की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1970 में अनटाइटल्ड सब्जेक्ट्स के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। अतः एक तो होता है पुलित्जर पुरस्कार और एक होता है प्रित्जकर पुरस्कार। अभी हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में कि प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? फ्रांसिस कैरे। तो इतना सा ध्यान रख लो कि पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसको माना जाता है। और प्रित्जकर पुरस्कार ये वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे वास्तुकला का नोबेल भी वैसे कहा जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2021 में पुलित्जर पुरस्कार ये किस भारतीय को मिला था? मेघा राजगोपालन को, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा चलिए बताइए, अभी फिक्की ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 7.4%। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना होती है 1927 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और फिक्की की नई अध्यक्ष कौन बनी थी? और फिक्की के अभी प्रेसिडेंट बने थे संजीव मेहता। इसके डायरेक्टर जनरल बने थे अरुण चावला। और फिक्की के प्रेसिडेंट अभी बने थे संजीव मेहता और डायरेक्टर जनरल बने थे अरुण चावला। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि देश का पहला ड्रोन स्कूल ये कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा ग्वालियर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे तैयार कर रहा हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। एक्चुअली में ऑडियो सुनने से होता क्या है, आप जो एक करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हैं तो उस ऑडियो को सुनने से इसका प्रॉपर रिवीजन हो जाता है, वो भी बिल्कुल कम समय में। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जब देखेंगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो खबरी एप्लीकेशन पर आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, वहां पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब वहां पे डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपकी वीकली वाली और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन ऑडियोज भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि जिनको भी बिल्कुल कम समय में इन सभी चीजों का रिवीजन करना है। जैसे कि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आप छत पे घूम रहे हो, पार्क वगैरह में घूम रहे हो या पढ़ाई का मन नहीं है, तो उस ऑडियो को चला के बैठ जाइए, ईयरफोन लगाइए, ऑडियो को चलने दीजिए। जैसे गाने सुनते हो ना, उसी तरह से गाने सुनने से तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऑडियो सुनते रहिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। वो क्वेश्चन बार बार आपके मेरी वॉइस की फॉर्म में आपके कानों में पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको 1 या 2% ही सही, लेकिन बेनिफिट तो आपको जरूर मिलेगा। कुछ कामकाजी महिलाएं हो गई, वर्किंग वुमेन हो गई, जो पढ़ाई भी कर रही हैं, तो अपना काम करते जाइए, ऑडियो को चला के रख दीजिए। तो कुछ न से तो कुछ बेनिफिट अगर आपको मिले और वो भी आपकी पढ़ाई के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो बुरा नहीं है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।